स्पर्म पढ़ा और जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हैप्लॉइड स्टेज आ रही है और डिप्लॉइड स्टेज आ रही है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज आ रही है। तो ये अवस्था आती रहती है। किसी में आप देख रहे हैं कोई क्या बोलते हैं कि फाइव डोमिनेंट है, किसी में दोनों फाइव डोमिनेंट है, यानी प्रभावी अवस्था है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो अवस्था पाई जाती है उसी के आधार पे कौन अवस्था ज्यादा प्रभावी है और कितने के लिए, कितने समय के लिए या कितना अवस्था तक पाई जा रही है, इसी के आधार पर जीवों का जो यानी कि पादपों का जो जीवन का जो विकास का क्रम है वो 3 प्रकार का बताया गया है। बात समझ में आया? तो 3 प्रकार का बताया गया। लेकिन इसके पहले, इस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे चीजों को क्लियर करने के लिए कि जैसे डिवीजन होता है, विभाजन क्या होता है, डिवीजन यानी कि विभाजन। थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये हो गया डिवीजन यानी विभाजन। विभाजन का मतलब आप पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े थे ग्रोथ, क्या पढ़े थे? ग्रोथ यानी जीवों में वृद्धि, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। वृद्धि को आप समझते हैं कि क्या होता है, एक कोशिकीय स्ट्रक्चर है। मान लो यहाँ एक कोशिका है, इस कोशिका में विभाजन हुआ, 2 कोशिका बन गई। एक कोशिका से क्या बन गई? 2 कोशिका बन गई। अब यही 2 कोशिका से क्या करती है? 4 कोशिका, 6 कोशिका, ऐसे बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या, आयतन, द्रव्यमान, भार इत्यादि का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ यानी वृद्धि कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं है कि बात समझ आ गया? तो जीवों में जो कोशिकाओं की संख्या है, भार है, आयतन है, द्रव्यमान है इत्यादि का जो बढ़ना होता है उसी को ग्रोथ कहते हैं। तो ये जो ग्रोथ होता क्या है, वास्तव में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की वजह से होता है। ठीक है, अगर देखेंगे तो जो कोशिका विभाजन होती है यानी कि सेल डिवीजन होती है, अगर मेन की बात करें तो एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। ठीक है, तो कोशिका विभाजन अगर देखा जाए तो हालांकि हम लोग फर्स्ट ईयर में और पढ़ेंगे डिटेल, तो आएगा चैप्टर में कि और भी कुछ है, लेकिन मुख्यतः हम बात कर रहे हैं, मेन की बात कर रहे हैं कि मेन में क्या हो गया? माइटोसिस हो गया और मियोसिस हो गया। क्या हो गया? माइटोसिस हो गया और मियोसिस हो गया। अब अगर माइटोसिस की बात करें, किसकी बात करें? माइटोसिस की बात करें, थोड़ा समझना। हम लोग पढ़े थे कोशिका, पढ़ेंगे कोशिका में पढ़े थे केंद्रक होता है और केंद्रक में होता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। तो हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि जितनी भी कोशिकाएं होती है सब में जो क्रोमोसोम होता है वह हमेशा पेयर्ड में यानी जोड़े में रहता है। किसमें रहता है? पेयर्ड यानी जोड़े में रहता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसी कोशिका भी बताए थे, ऐसी कोशिका जिसमें क्रोमोसोम किसमें हो? जोड़े में हो, पेयर्ड में हो, उसको डिप्लॉइड कहते हैं, ट्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड यानी ट्विन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। फिर इसके विपरीत ऐसी कोशिका जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वह एकल अवस्था में रहते हैं या अनपेयर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? एकल अवस्था में या अनपेयर्ड रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं यानी अगुणित कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया ट्विन हो गया, डिप्लॉइड हो गया, और ये का मतलब हो गया हैप्लॉइड यानी अगुणित। बात समझ में आया? इसमें किसी कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका में पढ़े केंद्रक, कोशिका में पढ़े केंद्रक होता है। अब केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। तो अब देखना, यदि किसी कोशिका में क्या होता है? माइटोसिस होता है। साथ समझ रहे इस चीज को? इधर देखो, कोई भूकंप, तूफान इत्यादि जैसी चीजें नहीं आ रही है। इधर देखो क्या हो गया? माइटोसिस। यदि किसी कोशिका का माइटोसिस डिवीजन होता है, क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, तो जितने उसके पैरेंटल कोशिका में गुणसूत्र है, यानी मान लो अगर 46 गुणसूत्र है, तो इसके वजह से जो 2 कोशिका बनेगी उसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। बात समझना? अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ तो जितना उसका पैरेंटल सेल में यानी कि जनक कोशिका में या मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या होती है, उतना ही जो डॉटर सेल में जो कोशिका बनती है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होगी। बात समझ आया? कौन डिवीजन से? माइटोसिस से। कौन डिवीजन से? माइटोसिस से।
क्या होती है, जो संतति कोशिका यानी डॉक्टर कोशिका बनती है उसमें कुछ सूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितना उसके पेरेंट्स में यानी मदर कोशिका हो या फादर कोशिका हो। बात हो गया, उतना ही गुणसूत्र होते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी माइटोसिस आएगा तो जो कोशिका बनेगी उसमें कुछ सूत्रों की संख्या सेम होगी। बात हो गया, तो जो वृद्धि और पहले जीवों में जो वृद्धि होती है वह इसी प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप होती है। बात समझ आया। दूसरा है मियोसिस। क्या है ये? मियोसिस। इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन माने न्यूनकारी, घटना। रिडक्शन माने न्यूनकारी यानी घटना। अब घटना क्या? तो इस विभाजन के फलस्वरूप, किस विभाजन के फलस्वरूप? मियोसिस के फलस्वरूप। जितना गुणसूत्र, मान लो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स है, कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें जो दो कोशिका बनेगी, दो कोशिका बने या चार कोशिका, तो प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाएगी, यानी जस्ट हाफ हो जाएगी। बात समझ में आ गया। अगर इसमें अगर क्या है, ये 2n कोशिका 2n है, तो जो डॉटर बनेगी उसमें n होगा। बात समझ में आया। अगर इसमें क्या है, यह 2n है, तो जो डॉटर बना वो 2n ही होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? माइटोसिस क्या हो गया, मियोसिस क्या हो गया, अभी आप समझे नहीं है क्या हो गया। बस इतना जाने हैं कि इस विभाजन से जो कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की एक संख्या सेम रहती है, और उसमें क्या होगा, पेरेंटल सेल में जितनी गुणसूत्र रहेंगे उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जब भी कहीं माइटोसिस या मियोसिस आए तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। माइटोसिस या मियोसिस आएगा तो क्लियर कर लेंगे कि जो कोशिका होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमको ये जानना था। अभी हमने जो पढ़ेंगे डायरेक्ट एकदम पूरा एकदम रटना है। तो इस प्रकार से हम ये पढ़े कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, किसमें गुणसूत्रों की संख्या घटती है और किसमें गुणसूत्रों की संख्या घटती नहीं है। बात समझ में आ गया। तो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। डालेंगे प्लांट लाइफ साइकिल, एंड alternation of generation, plant life cycle and alternation of generation. Plant life cycle and alternation of generation. बात समझ आया। अब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पादपों में, किसमें? पादपों में अगुणित और द्विगुणित। अगुणित यानी हैप्लॉइड और द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड अवस्था स्पष्ट रूप से पाई जाती है। बात समझ आया। वो एक दूसरे के बाद आते हैं किसी में। बात समझ आया। तो इन्हीं यानी कि द्विगुणित और या अगुणित और द्विगुणित जो अवस्था आती है इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पीढ़ीय कांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ीय कांतरण। हम लोग एल्गी से शुरू किए थे, ब्रायोफाइट में पढ़े थे, ब्रायोफाइट में भी पढ़े थे। क्या होता है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। टेरिडोफाइट में पढ़े थे, एंजियोस्पर्म में पढ़े थे और जिम्नोस्पर्म में सब में पढ़े थे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हाई स्कूल खूब पूछता है। पीढ़ीय कांतरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? तो सीधा सा मतलब बता देंगे क्या हो गया कि पादपों में अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अवस्था स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इसी अवस्थाओं को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी कि पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसी को थोड़ा सा लिखो, इसमें कंसंट्रेटेड एकदम है, लिखो इन प्लांट, पूरा किताब ही है, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड
haploid and diploid cell can divided by mitosis. This ability lead to the formation of different plant body कुछ हो गया हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ठीक है। एनसीईआरटी किताब का एक लाइन एक शब्द नहीं छोड़ना, सफल होना चाहिए। एनसीईआरटी किताब का एक लाइन और एक शब्द गलती से भी नहीं छूटना चाहिए। बात समझ आ गया? अगर एक शब्द छूटा तो भाई पूरा प्रयास करने की स्थिति आ सकती है। इसलिए सदा याद है कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी किताब का एक भी शब्द नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ गया? ये देखिए लिखा गया है प्लांट्स इन प्लांट्स यानी पादपों में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइडेड। बात समझ में आया? बाय माइटोसिस। यहां देखो लिखा गया है माइटोसिस। अब अभी आप समझे कि क्या होता है माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा, डॉटर सेल में क्रोमो की संख्या इक्वल रहेगी, जितना पेरेंटल सेल में रहेगा उतना ही। अब देखो ये बात समझ में आ गया कि जितना पेरेंटल सेल में है उतने ही डॉटर सेल में क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। किस डिवीजन के फलस्वरूप, माइटोसिस के फलस्वरूप। अब यदि देखो इसमें कह रहा है इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कैन बी डिवाइडेड बाय माइटोसिस। अब ये देखो अगर यह कोशिका है हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड है, डिवाइड हुआ क्या माइटोसिस से, तो क्या होगा, दो कोशिका बनी और दोनों क्या हो जाएंगी, याद होंगे, दोनों क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। लेकिन यदि यह कोशिका क्या है, ट्यूबियन है, कौन है, ट्यूबियन है, डिप्लॉइड है और डिवीजन कौन सा हुआ है, माइटोसिस। तो इसके फलस्वरूप जो दो कोशिका बनी, जो डॉटर सेल बनी, वो अभी क्या होंगी, 2n होंगी। बात समझ में आया? तो यही बात समझना है माइटोसिस। जब भी माइटोसिस लिखे तो बात ये अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए। दिमाग में आना चाहिए कि जो डिवीजन हुआ उसके फलस्वरूप जो डॉटर सेल बनी उसमें कुछ की संख्या पेरेंटल सेल के बराबर ही होंगी। तो वही चीज लिखा गया है, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन बी डिवाइडेड बाय माइटोसिस। पादपों में आवृत और द्वित अवस्था कोशिकाएं माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनती हैं, विभाजित होती हैं। और यही एबिलिटी लीड टू फॉर्मेशन, ले जाता है, निर्माण करता है आप डिफरेंट प्लांट बॉडीज। डिफरेंट प्लांट बॉडी बनाने के लिए क्या करता है, ले जाता है या बनाता है, जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आते हैं। यदि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो डिवीजन के फलस्वरूप क्या होगा, हैप्लॉइड बनेगा। यदि प्लांट की जो सेल है वो डिप्लॉइड है तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। यहां से कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस उत्पन्न करता है गैमिट्स बाय माइटोसिस।
this plant body प्रस्तुत करता है रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हो गया। लिखा आपने हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या किया? प्रोड्यूस गैमीट। क्या किया? गैमीट बनाया बाय माइटोसिस। तो ये भी पूछता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस माइटोसिस मियोसिस नन ऑफ देम। तो किसे लिखा आपने? माइटोसिस। क्या बना? गैमीट बना। ठीक है। और लिखा गया प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तुत करता है, क्या करता है? गैमेटोफाइट। क्या करता है? गैमेटोफाइट। तो थोड़ा याद करना। तो गैमेटोफाइट क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। गैमेटोफाइट क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड कोई किसी कोई दिक्कत? तो ये याद करना, एकदम बिल्कुल टप्पा याद करना है। नहीं याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा इसी में। ठीक है, अगले बार लिखेंगे आगे से फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द zygote also divides विभाजित होता है by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body। प्लांट बॉडी और लिख दिया जाए हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड by this plant body by meiosis। These in turn divided by mitosis to form a haploid plant body again। ठीक है, लिए देखना है इसको। जैसे बताया गया फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फॉलोइंग मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन
के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये तो सब जानते ही हैं। अब याद होगा कि जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉयड। गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉयड। याद होगा तुमको कि जो फर्टिलाइजिंग क्रिया हुई थी तो दो गैमीट यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों इन्वॉल्व हुए थे, जिसको सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सिंगैमी कहते हैं। तो सिंगैमी होता है जिसके फलस्वरूप क्या जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो जाइगोट बना है। जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। समझना, जाइगोट का विभाजन कैसे होता है, माइटोसिस से। तो माइटोसिस से होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी, यानी कि जो कोशिका बनी वो क्या बनेगी, डिप्लॉयड बनेगी। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। विभाजन होगा माइटोसिस। तो जितनी भी कोशिका बनती जाएगी, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से 4, 6, 8 ऐसे 16 बनती जाएगी, तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, सब डिप्लॉयड ही रहेगी। तो वही लिखा गया है, जाइगोट आल्सो डिवाइड माइटोसिस। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो क्या बनाया, देखो लिखा गया टू प्रोड्यूस, यानी उत्पन्न करने के लिए डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी कि जाइगोट विभाजन होता है, कौन विभाजन होगा, माइटोसिस। बना कोशिका डिप्लॉयड, डिप्लॉयड को उसी के और आगे बढ़ता जाएगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाएगा। और स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी। कितना, जितना कि जाइगोट में था। बात समझ में आ गया। तो लिखा गया डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। लिया है हैप्लॉयड स्पोर्स। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियासिस। अब देखो क्या बताया गया, मियासिस बताया गया। मियासिस के फलस्वरूप क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी होती है। तो जब मान लो मियासिस हुआ तो जो कोशिका बनेगी, ये था स्पोरोफाइट, क्या था, डिप्लॉयड था। स्पोरोफाइट क्या था, डिप्लॉयड था। और मियासिस होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी हैप्लॉयड बन जाएगी। बात समझ में आया। तो क्या हो गया, जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से क्या हो गया, स्पोर बनने की बात हुई, तब हुआ उसमें मियासिस। क्या हुआ, मियासिस। यानी कि जब भी पूछे स्पोर बनते हैं कौन डिवीजन होता है, पहला विकल्प देगा माइटोसिस, दूसरा देगा मियासिस। तो माइटोसिस देखो तो घबरा जाएगा, क्या बना, मियासिस। स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, आवृत होते हैं। लिखा गया दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड बॉडी। बात समझा। अब क्या होगा, स्पोर्स तो बने, स्पोर्स बने क्या थे, हैप्लॉयड थे। अब उनसे क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो जितनी भी प्लांट बॉडी बनेगी सब कोशिकाएं क्या होंगी, हैप्लॉयड होंगी। सब के सब क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगी। यानी जितना पैरेंटल सेल में क्रोमोसोम की संख्या थी, उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या होगी। तो ये बात लिखा गया, देखिए लिखा गया दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड प्लांट बॉडी। किससे बना, स्पोर्स के। किससे बना, स्पोर्स से। यानी कि स्पोर जो स्पोरोफाइटिक था उससे मियासिस हुआ था, और मियासिस के बाद क्या बना, स्पोर बनने के लिए माइटोसिस। एकदम याद कर लेना, एकदम टप्पा गलत भी होता है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो -1 नंबर लेके जाएगा वो। ठीक है, तो माइटोसिस, मियासिस, ये क्या होता है पूरा स्पष्ट हुआ। और कब फॉर्म का पाया जाता है उसको याद करो एकदम पक्का। ठीक हो गया। आगे लिखेंगे 10 इस प्रकार, 10 ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली reproducing plant, there
there is an alternation, there is an alternation of generation, alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. Sporophyte. ठीक हो गया। और पढ़े हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लिखा गया है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग प्लांट, यानी कि इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, उसमें आसपास जो लिखा गया देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी आवृत और द्विगुणित अवस्था आसपास रूप से पाई जाती है। हम लोग चर्चा किए थे कि आसपास रूप से आवृत और द्विगुणित अवस्था जो पाई जाती है इसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये पाया जाता है किसमें लिखा है, जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। बात समझ में आया, यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में आवृत और द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये लिखा गया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर हैप्लॉइड क्या हो गया, डिप्लॉइड क्या हो गया, स्पोरोफाइट क्या हो गया, गैमेटोफाइट क्या हो गया, माइटोसिस क्या हो गया और मियोसिस क्या हो गया, ये आपने पढ़ा। अब वही याद रखना है और देखना है कि जो इसके आधार पे, यानी कि अगर देखा जाए तो जीवों का जो पादपों का जो लाइफ साइकिल है उसमें 3 पैटर्न्स है। ठीक है, तो देख सकते हैं पैटर्न्स, ठीक है। एक है हैप्लॉन्टिक पैटर्न, दूसरा है डिप्लॉन्टिक पैटर्न और तीसरा है डिप्लॉन्टिक पैटर्न। इन तीनों में से सवाल खूब आए हैं, अगर देखेगा तो जरूर एक सवाल होगा, मिलेगा तुमको कि जो जीवों का जो पैटर्न्स है, पादपों का जो पैटर्न्स है वो 3 प्रकार का होता है। कौन प्रकार होगा, 3 प्रकार का। एक लिखा है हैप्लॉन्टिक पैटर्न, दूसरा है डिप्लॉन्टिक पैटर्न और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न्स। बात समझ में आ गया। तो जीवों का क्या होगा, लाइफ साइकिल, पादपों का जो लाइफ साइकिल है उसमें पाए जाने वाले आवृत और द्विगुणित या स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक अवस्था के आधार पे ये जो जीवों का जो लाइफ साइकिल है, पादपों का जो लाइफ साइकिल है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। पैटर्न यानी नमूना 3 प्रकार से पाया जाता है। तो एक हो गया हैप्लॉन्टिक, दूसरा डिप्लॉन्टिक और तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न्स। तो पहला हेडिंग डालेंगे हैप्लॉन्टिक पैटर्न्स। लिखा आपने हैप्लॉन्टिक पैटर्न्स।
लिखा है, ये है हैप्लॉन्टिक पैटर्न, हैप्लॉन्टिक पैटर्न। इसमें लिख लो स्पोरोफाइटिक जनरेशन is represented only by the one celled zygote. There are no free living sporophyte. Meiosis in the zygote. Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore. Spores divides क्या हो गया, mitotically and for the gametophyte. Gametophyte. एक लाइन और लिख लो इसमें, द dominant photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. Gametophyte known as haplontic pattern. एग्जाम्पल अगर देखोगे, एग्जाम्पल में है एल्गी वॉलवॉक्स, ये भी एल्गी ही है, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास।
एग्जाम्पल याद करना है इसका, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, अगर देख रहे हो तो क्या लिखा गया है, क्या लिखा है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट बाय द वन सेल जाइगोट। केवल देखो यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो ये नीचे लिखा है गेमेटोफाइट लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गेमेटोफिटिक अवस्था हो जाएगी। नीचे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाया गया है, ये गेमेटोफिटिक अवस्था है, गेमेटोफिटिक अवस्था। ठीक है, और ये क्या है, स्पोरोफिटिक, गेमेटोफिटिक को कहते हैं स्पोरोफिटिक, तो वही लिखा गया है स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट वन सेल जाइगोट। ये देखो केवल एक 2 जाइगोट है, थोड़ी सी अवस्था है, यहाँ देखो सिंगैमी हुआ है, यहाँ से फिर देख लो चाहे यही देखो जाइगोट है, 2 सेल, 2 यानी हैप्लॉइड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मियासिस हुआ, मियासिस होता है तो क्या होता है जानते हो, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो ये 2n था, तो जो स्पोर बने क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, जो स्पोर बने क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। स्पोर से क्या होगा, आगे विकसित हुआ, क्या होगा, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट में देखो क्या है, यन है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में देख क्या लिखा गया है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस बने गैमेट बनने की क्रिया, जैसे गैमेटो और जेनेसिस, जहां भी ऐसा ही ऐसा बना फॉर्मेशन समझना, तो गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था, इससे गैमेट बना, गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस हुआ। देखो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट 2 प्रकार के होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों क्या आगे आपस में मिलेंगे, तो जो मिलने की क्रिया को सिंगैमी कहेंगे, आप फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन जाएगा। बात समझ में आया, तो इसमें 2 जो जाइगोट अवस्था बिल्कुल छोटी ही है, केवल जाइगोट में ही डिप्लॉइड है, बाकी सब में हैप्लॉइड है, बाकी सब में हैप्लॉइड है। ऐसे लाइफ पैटर्न को क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक पैटर्न कहते हैं। देखो हैप्लॉन्टिक अभी भी क्लियर, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड से बना है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड यानी कि सब अधिकांश क्या है, हैप्लॉइड लाइफ है, हैप्लॉइड जीवन चक्र है। कोशिकाएं जो होती है, जो गुणसूत्र है, सब हैप्लॉइड है। बात समझ गया, तो जो कोशिका है उसमें अधिकांशता क्या है, हैप्लॉइड है, याद करना अधिकांशता हैप्लॉइड है। ठीक है, बहुत जो डिप्लॉइड होगा वो बहुत छोटी अवस्था रहेगी, तो उसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं। देखो लिखा है वन से देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का स्वतंत्र जीवी नहीं होता है। और आगे लिखा गया मियोसिस ऑफ जाइगोट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जाइगोट के मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है, और स्पोर्स डिवाइड बायोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। उसी स्पोर्स क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है। The dominant photosynthetic phase of such plant is free living gametophyte। तो यही जो प्लांट होता है, इसमें जो प्रभावी वाला होता है, फ्री लिविंग होता है, वो क्या गैमेटोफाइट होता है, इसी को कहते हैं नोन एज हैप्लॉन्टिक पैटर्न्स। एग्जांपल इसमें एल्गी, वाल्वाक्स, एल्गी तो वाल्वाक्स सब होते एल्गी ही है, लेकिन एल्गी है, वाल्वाक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या है, इनका लाइफ पैटर्न हैप्लॉन्टिक है। याद करना क्या हो गया, हैप्लॉन्टिक है। दूसरा है क्या लो, दूसरा कौन है, तो दूसरा है डिप्लॉन्टिक। नाम देखिए,
गैमेटोफाइट। यहाँ पे लिखा होगा डिप्लॉन्टिक पैटर्न। डिप्लॉन्टिक पैटर्न इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज द dominant photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic का क्या है? स्पोरोफाइट है। वो क्या है? डिप्लॉयड है। ये याद करना, डोमिनेट याद कर लोगे काम हो जाएगा। जो डोमिनेट वाला होता है वो क्या है? डिप्लॉयड है। जिस पौधों के जीवन चक्र में जो स्पोर वाला जो फेज होता है वो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। लिखा डोमिनेंट फोटोसिंथेसिस इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। ठीक है, आगे द गैमेटोफाइट फेज रिप्रेजेंट द सिंगल फ्यू सेल हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। बात समझ में आया? इज नोन एज डिप्लॉयड, यानी कि यही वाला याद करो, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट 2n होता है, वही डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ का पैटर्न होता है, उसी को कहते हैं डिप्लॉन्टिक पैटर्न। डिप्लॉन्टिक पैटर्न, बात समझ में आ गया? और इसमें दिया है एग्जांपल के रूप में दिया है ऑल द सीड बियरिंग प्लांट। जिन पौधों में सीड पाया जाता है, बीज होता है, तो सब के सब क्या होंगे? ये वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। बात समझ में आया? यानी कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। लाइफ साइकिल में इसी प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। किस प्रकार का? डिप्लॉन्टिक पैटर्न। डिप्लॉन्टिक पैटर्न वाला लाइफ साइकिल या कह सकते हो पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है। ये बुक में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। बुक से बना लेना अच्छे से। ठीक है, ये हो गया डिप्लॉन्टिक पैटर्न। जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज है उसमें भी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट शायद क्वेश्चन है क्या उसमें? तीसरा वाला लिख लो। तीसरा कौन है? हाँ, लिखो डिप्लॉन्टिक पैटर्न। डिप्लॉन्टिक पैटर्न। ये है इंटरमीडिएट कंडीशन। इसको कहते हैं
हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न ये होता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, इंटरमीडिएट में बीच में हैप्लो और डिप्लो दोनों को मिला के कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कुछ हैप्लो वाला भी कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं और कुछ डिप्लो वाला भी कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं, पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए बन गया हैप्लो डिप्लो पैटर्न, यानी कि दोनों पे मिलकर खिचड़ी बनाने का काम कहते हैं, खिचड़ी वाले पैटर्न है। बात समझ में आ गया। तो नाम हो गया हैप्लो डिप्लो पैटर्न। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एल्गी पढ़े कौन वाले थे, एल्गी में कौन पैटर्न पाया गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक पैटर्न, और ब्रायोफाइट पर कौन सी आ गया, टेरिडोफाइट्स हो गया। टेरिडोफाइट्स में कौन है, हैप्लो डिप्लोप्लास्ट और टेरिडोफाइट। उसके बाद आया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो उसमें कौन था, डिप्लॉन्टिक। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से पैटर्न है। खूब पूछा है, इतना कंफ्यूजन करता है, इतना कंफ्यूजन करता है, पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा। बात समझ में, हम भी वही जो किताब का पूरा किताब वही लिखवा दिए, लेकिन समझाने की कोशिश की, समझ में आ गया होगा जहां तक पूरा विश्वास, ठीक है। तो लास्ट वाला जो किताब इसमें जो टेस्ट सीरीज है, लास्ट वाला और लास्ट का क्वेश्चन भी इस पे भी है। इसमें पाया जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्या किए, ये जो क्या था जिम्नोस्पर्म यानी प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो